Hello everyone, this is Shamshad here. Today we are going to learn advanced arithmetic instruction. Okay, in the previous lecture we have learned that advanced instruction related to HL pair means that HL pair से related जो advanced instruction था mainly data transfer instruction जो कि HL pair से related था उसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टडी किया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैसा एडवांस इंस्ट्रक्शन जो कि मेनली किस पे रिलेटेड है, HL पेयर से भी रिलेटेड है और 16 बिट से भी रिलेटेड है। जैसा हम लोग उसमें पढ़ा था क्या HL पेयर से रिलेटेड था, लेकिन वो क्या था, सिंपली डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन ग्रुप का था। और ये क्या है, एडवांस इंस्ट्रक्शन है जो कि HL पेयर से भी रिलेटेड होगा और 16 बिट से भी रिलेटेड होगा, लेकिन ये किस किस ग्रुप से रिलेटेड है, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन ग्रुप से रिलेटेड है। अर्थमेटिक, तो अभी तक अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन ग्रुप में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन इंस्ट्रक्शन पढ़ा था। जो इंस्ट्रक्शन पढ़ा था वो मेनली 16 बिट का था, जैसे ऐड, ये पढ़ा हम लोग। सब्सट्रैक्ट, फिर ऐड में पढ़ा हम लोग ADI, सब्सट्रैक्ट में पढ़ा SUI, ये दोनों पढ़ लिया। फिर पढ़ा INR, फिर पढ़ा DCR। ये 6 जो है हम लोगों ने पढ़ा, ये सारा क्या था आपको अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन ग्रुप में था, लेकिन सब क्या था, 8 बिट डेटा इंस्ट्रक्शन के लिए था। यानी 8 बिट डेटा को हम ऐड करते थे, 8 बिट डेटा को हम इंक्रीमेंट करते थे या सब्सट्रैक्ट करते थे या डिक्रीमेंट करते थे। ओके, तो ये 8 बिट डेटा के लिए ऑपरेशन के लिए हम लोगों के पास ये अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन था। अगर हम लोगों को 16 बिट डेटा पे ऑपरेशन करना हो, अर्थमेटिक ऑपरेशन करना हो, तो उससे रिलेटेड कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज़ होगा, और कुछ एडवांस मतलब कि जब कैरी फ्लैग को यूज़ करते हुए ऐड करना हो या कैरी फ्लैग को यूज़ नहीं करना है। जब हम लोग ऐड में क्या करते हैं, सिंपली बेसिक ऐड में क्या करते हैं, सिंपली जब रहता था ऐड बी, तो इसका मतलब होता था ए को बी के साथ ऐड कर लीजिए और उसका रिजल्ट एक्यूमुलेटर में मूव करा दीजिए, ये होता था बेसिक। लेकिन अगर मान लीजिए हमको रह रहा है कि कैरी फ्लैग को भी साथ में ऐड कीजिए और उसके बाद एक्यूमुलेटर में रिजल्ट मूव कराइए, तो इस तरह का ऑपरेशन के लिए कुछ एडवांस अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन को बनाया गया जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहला इंस्ट्रक्शन जो है इसमें वो है ADCR। ADCR का मतलब क्या हो गया, AD से मतलब हो गया ऐड और C से हो गया मतलब along with कैरी। ठीक है, ADC का मतलब हो गया ऐड विथ कैरी। ओके, तो इसमें क्या हो गया, सिंपली अगर आपको कोई जब भी ये इंस्ट्रक्शन रहेगा तो साथ में लिखा रहेगा ADCB, तो इसका मतलब हो गया ऐड करना है किसको, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को रजिस्टर B के कंटेंट के साथ along with कैरी, along with कैरी, यानी A प्लस B प्लस कैरी, और इसको किस में ले आके स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देना है। तो इस इंस्ट्रक्शन का ये मतलब हो गया। तो जब भी इसके ऑपरेंड में रहेगा तो कोई ना कोई रजिस्टर रहेगा, ओके, और आपका ये ऑपकोड रहेगा। तो जो ऑपरेंड में क्या है, रजिस्टर है, तो सिंपली कितने बिट का ऑपरेशन होगा ये और कौन सा मशीन साइकिल यूज होगा, तो सिर्फ फेच मशीन साइकिल में काम चल जाएगा क्योंकि ऑपरेंड में कोई डेटा नहीं है, तो सिर्फ फेच होगा। और कितना टी स्टेट लगेगा, तो एक फेच के लिए कितना होता है, बेसिकली कॉमन के लिए क्या होता है 4T होता है, स्पेशल के लिए 6T होता है, ये पता है आपको। तो ये सिंपली जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐड कीजिए किसको, जो रजिस्टर आपके ऑपरेंड में मेंशन है उस रजिस्टर के कंटेंट को एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ऐड कीजिए अलॉन्ग विथ कैरी को भी ऐड कीजिए, और जो रिजल्ट आया उसको एक्यूमुलेटर में मूव करा दीजिए। एकदम बेसिक है, सिंपल है। आई होप आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यही लिखा हुआ है, ऐड कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विथ कंटेंट ऑफ रजिस्टर अलॉन्ग विथ कैरी। ठीक है, आगे चलें। तो देखिए ऐड के बाद तो ऐड इमीडिएट आता ही मालूम है आपको। ऐड में हम लोग ऐड में ये पढ़ा था कि ऐड के बाद ADI पढ़ा था, ऐड इमीडिएट। वैसे ही अलॉन्ग विथ कैरी वाला है तो इसमें भी आएगा, ऐड करना है, ठीक है, ऐड इमीडिएट करना है, ऐड इमीडिएट करना है अलॉन्ग विथ कैरी। तो अब आपका जो भी होगा वो ऑपरेंड में क्या होगा, 8 बिट डेटा होगा। तो 8 बिट डेटा को क्या करना है आपको, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को 8 बिट डेटा के साथ ऐड करना है प्लस कैरी के साथ, और जो रिजल्ट आएगा, एक सेकंड इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ साफ साफ, क्या करना है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को 8 बिट डेटा के साथ ऐड करना है अलॉन्ग विथ कैरी, जो रिजल्ट आएगा उसको एक्यूमुलेटर में मूव करा देना। ये सिंपल सा इंस्ट्रक्शन हो गया। तो ये कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन हो, ये भी पता है आपको, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। इमीडिएट वाला है तो 2 बाइट का होगा क्योंकि 8 बिट डेटा ऑपरेंड में है। एक फेच के लिए हो जाएगा, एक डेटा के लिए हो जाएगा रीड, तो फेच एंड रीड यानी 70 स्टेट। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आप पहले से जानते हैं, बार बार बताने की जरूरत है नहीं। ओके, आगे चलते हैं। तो देखिए ठीक ऐड जैसे पढ़ा वैसे ही हम लोग सब्सट्रैक्ट भी देख सकते हैं, सेम जैसे हम लोग पढ़ा ऐड विथ कैरी ADC, वैसे ही सब्सट्रैक्ट विथ बोरो, SB का मतलब सब्सट्रैक्ट, कैरी की जगह सब्सट्रैक्ट में क्या होता है, बोरो होता है। तो जैसे ऐड किया वैसे ही सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी एक्यूमुलेटर के कंटेंट को रजिस्टर के कंटेंट के साथ घटाएंगे अलॉन्ग विथ बोरो। बोरो का मतलब क्या, कैरी ही होता है। सब्सट्रैक्ट में क्या होता है, बोरो लिखते हैं उसको और ऐड में लिखते हैं कैरी। तो हम लोग जब ऑपरेशन करते हैं तो कैरी ही जनरेट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि बोरो आया। ओके, तो ये क्या करेंगे, घटाना है एक्यूमुलेटर के कंटेंट को रजिस्टर के कंटेंट के साथ घटाना है और कैरी को साथ में घटाना है। घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको एक्यूमुलेटर में मूव करा देना है। तो इस इंस्ट्रक्शन का ये मतलब हो जाएगा। सिमिलरली वहाँ की ऐड इमीडिएट, तो यहाँ सब्सट्रैक्ट इमीडिएट करना पड़ेगा। सब्सट्रैक्ट इमीडिएट विथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैरी हो जाएगा।
ठीक है, याद रखिएगा वहाँ जो सब्सट्रैक्ट इमीडिएट था उसका मतलब ये इस तरह से लिखा होता है SUI, 8 बिट वाला, 8 बिट वाला जो ऑपरेशन कर रहे थे, 8 बिट वाला अरिथमेटिक ऑपरेशन जो कर रहे थे वहाँ सब्सट्रैक्ट इमीडिएट था, वहाँ लिखा होता है SUI, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ SBI, याद रखिएगा अलॉन्ग विद बोरो वाला है। तो सब्सट्रैक्ट 8 बिट डेटा फ्रॉम एक्यूमुलेटर, सब्सट्रैक्ट 8 बिट डेटा फ्रॉम एक्यूमुलेटर अलॉन्ग विद बोरो, यानी बोरो को घटाना है, बोरो या कैरी को घटाना है, और जो रिजल्ट आएगा उसको एक्यूमुलेटर में मूव करा देना है। तो ये एकदम ध्यान रखिएगा, ये सिंपल था, ये सारा इंस्ट्रक्शन क्या था, एडवांस अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन था। एडवांस इसलिए कहा क्योंकि इसमें कैरी भी आ जा रहा था साथ में, इसीलिए इसको हम लोग एडवांस अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन ग्रुप में रख दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन ग्रुप अलॉन्ग विथ HL पेयर, यानी HL पेयर से रिलेटेड कौन सा अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन ग्रुप, यानी कौन सा अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है जो HL पेयर से रिलेटेड होता है। अभी तो हम लोग पढ़ा पहले ही वाले की तरह, जैसे उसमें पढ़ा था 8 बिट डेटा के लिए ऐड, तो यहाँ क्या बोरो को मतलब कैरी को साथ ले लिया तो इसका नाम दे दिया ADC, ऐड विथ कैरी। वहाँ पढ़ा था ऐड इमीडिएट, ठीक है, ऐड इमीडिएट। यहाँ क्या पढ़ा कि सिंपली अलॉन्ग विथ कैरी लेना है, तो अलॉन्ग विथ कैरी करना है तो ADI का, इसका मतलब क्या हो गया, इससे पहले वाले में हम लोग देखा यहाँ ACI करके किया, ठीक है, अलॉन्ग विथ कैरी, बीच में कैरी को ला दिया, ACI नाम लिख दिया इसका। तो ये इस तरह का इंस्ट्रक्शन एकदम सेम इंस्ट्रक्शन पहले वाले की तरह, जैसे पहले हम लोग बेसिक अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन ग्रुप में जो हम लोग पढ़ा था ऐड सब्सट्रैक्ट, उसी तरह से है, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे हम लोग बोरो और कैरी को भी कंसिडर कर रहे हैं, यानी ऐड में कैरी को कंसिडर कर रहे हैं और डिफरेंस में यानी सब्सट्रैक्ट में हम लोग बोरो को कंसिडर कर रहे हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। देखिए ये है आपका, ये भी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन ग्रुप का ही इंस्ट्रक्शन है दोनों, लेकिन ये क्या है 16 बिट के लिए यानी HL पेयर के लिए है, रिलेटेड टू 16 बिट। तो 16 बिट में क्या है कि इसमें ऑपरेंड में रजिस्टर ना देके बल्कि रजिस्टर पेयर दिया रहेगा। जैसे हम लोग पढ़े अभी INR के साथ क्या रहता था, B रहता था, ना कि रजिस्टर पेयर रहता, BC नहीं रहता था, ठीक है, B रहता था लिखा हुआ। तो इसका मतलब ये होता था कि B का जो कंटेंट है, यानी B का जो कंटेंट है उसको 1 बढ़ा दीजिए उसमें, ये होता था। अभी जो पढ़ेंगे हम लोग वो B नहीं रहेगा बल्कि रजिस्टर पेयर रहेगा, मतलब BC लिखा रहेगा या फिर DE लिखा रहेगा। तो जब भी आपको INX या DCX दिखाई दे, जैसे INR और DCR दिखाई देता तो आप समझ जाते थे कि ऑपरेंड में क्या होगा, आपका कोई रजिस्टर दिया होगा, 8 बिट का रजिस्टर होगा। लेकिन आपको INX और DCX अगर लिखा रहा है, INX या DCX लिखा रहा है, तो इससे पता लगेगा कि ये जो लास्ट में X लिख दिया गया, X का मतलब यहाँ पे कोई ना कोई रजिस्टर पेयर है ऑपरेंड में, ठीक है। तो अगर ऐसा लिखा रहा है, देखिए INX B, सिर्फ B ही लिखा रहा है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि B नहीं है बल्कि BC है, रजिस्टर पेयर है। क्लियर, इन्हें क्या आप सोचिएगा शॉर्टकट में BC को B ही लिखते हैं, रजिस्टर पेयर को बहुत सारे इंस्ट्रक्शन में B ही लिखेंगे, D को सिर्फ D लिखेंगे, ठीक है। तो आपके सर फर्क कैसे पता लगेंगे कि ये वाला INR वाला ये मतलब ये रजिस्टर है या रजिस्टर पेयर, इसमें फर्क कैसे पता लगेगा। तो ये आपको इंस्ट्रक्शन को ऑपकोड को देखना पड़ेगा कि ऑपकोड क्या है, INR लिखा हुआ है कि INX लिखा हुआ है, DCR लिखा है कि DCX लिखा हुआ है। DCX लिखा हुआ तो मतलब रजिस्टर पेयर है आगे वाला, ठीक है। और रजिस्टर पेयर के कंटेंट को क्या करना है, 1 से घटाना है DCX के लिए। INX में क्या करना है, रजिस्टर पेयर के कंटेंट को 1 से बढ़ा देना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये एक ऑपरेशन है, सिंपली यहाँ पे क्या कर रहा है, डी में जो कंटेंट है वो है 2099। अब ऑपरेशन हो गया क्या, ऐसे लिख दिया गया INX D या DE, D लिख दिया गया तो बहुत आसानी समझ में आ गया कि रजिस्टर पेयर है, लेकिन INX D लिख दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये 16 बिट का है तो इसलिए ये रजिस्टर पेयर होगा। तो D के कंटेंट में 1 बढ़ाना है, तो 2099 में क्या करना है, 1 बढ़ा देना है। 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 1 10 के 0 से हासिल हो जाएगा, नहीं ये हेक्साडेसिमल है, ये हो जाएगा A, और ये कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 209A, 209। ओके, तो उसी तरह से इसमें क्या करना होगा, घटाना होगा, तो घटा देंगे 1, और घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका एक्यूमुलेटर मूव कर देंगे। तो सिंपली आप बताइए एक चीज़, ये इसमें आप चीज़ समझ गए। तो ये INX और DCX का नाम भी आप पहले सुना है, कहाँ सुना है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन ग्रुप में नाम सुना है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन ग्रुप में ये आता है INX, DSCX, PCHL, SPHL, ठीक है। वो जो मैंने 5 इंस्ट्रक्शन का नाम लिखा है स्पेशल वाले में, उसको हमेशा याद रखिएगा। अगर वो याद नहीं रहेगा तो आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि ऑपकोड फेच होगा तो इसमें कितना T स्टेट लगेगा। आप सिंपली 4 T स्टेट लिख के गलती कर दीजिएगा, जबकि इसमें कितना होता है 6 T स्टेट, और इसका भी जब लिखेंगे हम लोग मशीन साइकिल और T स्टेट तो क्या हो जाएगा 6 T स्टेट लगेगा। तो क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सा चीज़ था, छोटा सा चीज़ था जो मुझे बताना था कि 16 बिट में कैसे आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। तो उसके लिए अलग इंस्ट्रक्शन है जिसका नाम है INX एंड DCX। 8 बिट में करना होता तो INR एंड DCR। क्लियर, आगे चलते हैं। देखिए ये दो छोटा छोटा क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाल रखा है यहाँ पे, ताकि आप इसको बनाएं तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। हमेशा देखिएगा जो भी मैंने जितना भी आपको प्रोग्रामिंग बताया है अभी तक के लेक्चर में, सबको मैं चाह रहा हूँ कि GNU सिमुलेटर से सिमुलेट करके भी उसका लेक्चर बना के आपको डाल दूँ, वीडियो बना के। वो क्या होता है, बहुत हेल्प करता है। मैं चाहता हूँ कि मैं ना बनाऊँ बल्कि अब आप खुद बनाएं। आपको मैंने बता दिया कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उसको चलाना है सॉफ्टवेयर को, और कैसे प्रोग्राम को उसमें एग्जीक्यूट करना है, सब कुछ मैंने बता दिया। तो आप हर एक प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर पर ले जाके यानी उस सिमुलेटर पर ले जाके चेक कीजिए करके रिजल्ट,
रिजल्ट क्या देता है, तब आप सीख पाइएगा। उसमें सबसे खास बात है कि एक एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का ऑप्शन है, 1 बाई 1। तो आप हर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं प्रॉपर्ली कि रिजल्ट क्या आ रहा है, और सामने आपने जो कॉन्सेप्ट में पढ़ा है सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैच कर सकते हैं। तो बहुत हेल्प करेगा वो आपको, ठीक है। मैं तो ले ही जाऊँगा, मैं बड़े बड़े प्रोग्राम को ले जाकर उस पर एग्जीक्यूट करके आपको दिखा दूंगा, वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन ये देखने से नहीं होगा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। यहाँ भी मैं प्रोग्राम आपको समझा रहा हूँ तो इसका मतलब ये आप समझ गए तो आप कर लेंगे, नहीं, जब तक आप खुद से नहीं प्रैक्टिस करेंगे ना तब तक आप कभी नहीं समझ पाएंगे। तो आप पहले खुद से प्रैक्टिस करना सीखिए कि हमको प्रैक्टिस करके खुद से आना चाहिए कि हाँ हम भी इतना रिजल्ट ला रहे हैं जितना सर ने बताया है। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स लूप विल एग्जीक्यूट। ये लूप जो है यहाँ से जो शुरू हो गया यहाँ इन हो रहा बार बार, ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है सिंपली। तो सिंपल क्या करेंगे, MVI A00, तो क्या हो जाएगा, इसमें मालूम है कि A में 00 मूव कर जाएगा। और ऑपरेशन करना है, और ऑपरेशन का मतलब होता है कि A को A के साथ और कीजिए, तो A को A के साथ और करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, A ही आता है। तो यहाँ क्या आएगा, A ही आ जाएगा, और A के अंदर क्या है 00 है, तो वो आ गया। INRA, A को A में एक बढ़ाइए, A में एक बढ़ाइए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, A का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 01 हो जाएगा। फिर कह रहा है जंप विथ नो जीरो, यानी कि अगर जीरो फ्लैग आपका जीरो नहीं है, सिंपली जीरो फ्लैग जब 1 हो जाता है तो मतलब कब 1 होता है, जब एक्यूमुलेटर का कंटेंट 00 हो जाएगा तो जीरो फ्लैग 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन जब एक्यूमुलेटर के कंटेंट में कुछ भी रहेगा तो जीरो फ्लैग 1 नहीं होगा, बल्कि जीरो फ्लैग क्या रहेगा, 0 रहेगा। और कह रहा है कि जब तक जीरो फ्लैग 0 है, जब तक जीरो फ्लैग 0 है तब तक आप लूप में जंप करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देगा हम लोग, जीरो फ्लैग आपका मतलब क्या है, सेट नहीं हुआ है, जीरो फ्लैग क्या है, 0 है। तो यही कह रहा है जंप विथ नो जीरो, यानी जब तक जीरो फ्लैग आपका सेट नहीं होता है तब तक लूप में जंप करते रहिए। तो अभी क्या हो जाएगा, एक बार जंपिंग हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, पहला बार में जंप हो गया यानी एक बार लूप एग्जीक्यूट हो गया। दूसरी बार में क्या आएगा, फिर से INRA होगा तो 02 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा, फिर चेक करेगा तो देखेगा 0 नहीं है, यानी जीरो फ्लैग सेट नहीं है, फिर से जंप कर जाएगा। तो ये चलता रहेगा चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, 0 0 0 0, यानी पहले क्या हो गया 01 02 03 सो ऑन चलता रहेगा 0F, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, फिर आएगा 1 0, फिर 1 2 1 3 1A 1F, इस तरह से आएगा, फिर 2 का चलेगा, सो ऑन चलता जाएगा। कहाँ तक चलता जाएगा, ये चलता जाएगा FF तक। जब FF हो जाएगा और उसके बाद आप 1 ऐड कीजिएगा, FF होने के बाद जब आप 1 ऐड कीजिएगा तब क्या हो जाएगा 1 1, यानी 16 हो जाएगा, 16 का 0 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, फिर ये 16 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कैरी आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ रिजल्ट क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटर का रिजल्ट 0 0 हो जाएगा और कैरी फ्लैग सेट कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब एक्यूमुलेटर का रिजल्ट 0 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 0 फ्लैग आपका सेट कर जाएगा, यानी अब जो है एक्यूमुलेटर का रिजल्ट 0 0 हो गया। तो ये कब होगा, तो ये होगा FF का मतलब होता है 16 16, 16 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 15 15 होता है ना। तो जब इसको एग्जीक्यूट करें तो ये 0 0 से चलता है ना, 0 0 से लेके FF तक जाने में कितना स्टेप आएगा, तो काउंट कीजिएगा तो 256। ये हो गया 0 से F तक हो गया 16, और ये 0 से F तक हो गया 16, 16 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 256। तो यानी ये जो लूप एग्जीक्यूट होगा वो टोटल कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 256 बार एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, यानी बाहर निकल जाएगा। कब, जैसे ही 256 यानी FF के बाद जैसे ही ये अगली बार एग्जीक्यूट होगा, मान लीजिए यहाँ पे FF आ गया, और जैसे ही अगला बार आएगा यानी सॉरी इंक्रीमेंट होगा FF में, तो ये हो जाएगा 0 0। तो यहाँ पे आएगा तो ये चेक करेगा ये वाला कंडीशन, जंप वाला कंडीशन कि लूप में जंप करना है कि नहीं। तो वहाँ पे देखेगा कि FF में जैसे ही 1 बढ़ा तो ये 0 0 हो गया, एक्यूमुलेटर का कंटेंट 0 0। तो ये चेक करेगा तो ये देखेगा कि Z बराबर 1 हो चुका है, यानी 0 फ्लैग सेट कर चुका है। कंटेंट आपका एक्यूमुलेटर का 0 0 हो गया, मतलब 0 फ्लैग सेट कर गया। तो 0 फ्लैग सेट कर गया तो ये कंडीशन अब एग्जीक्यूट नहीं होगा, और अब क्या होगा, प्रोग्राम आपको इस कंडीशन इस लूप से बाहर निकल जाएगा और टर्मिनेट कर जाएगा। तो ठीक है, समझ में आ गया आपको। JZ अगर रहता तो यही JZ रहता तो क्या मतलब होता है कि जंप तब करना है जब आपका 0 फ्लैग सेट होगा, यानी पहली बार में ये बाहर आया था, क्योंकि वहाँ पे क्या था, आपका एक्यूमुलेटर का कंटेंट नॉन जीरो था इस कंडीशन के लिए। लेकिन ये वाला कंडीशन में क्या था कि जब तक एक्यूमुलेटर का कंटेंट आपका नॉन जीरो है तब तक जंपिंग करते रहिए, और जब एक्यूमुलेटर का कंटेंट 0 हो जाएगा उस केस में Z फ्लैग 0 फ्लैग आपका 1 हो जाएगा, सेट कर जाएगा, तब ये बाहर निकलेगा। तो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 256 बार। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप इसको ले जाके GNU सिमुलेटर पर ले जाके सिमुलेट करके देखेंगे कि कितनी बार लूप रन कर रहा है। बार बार देखिएगा कि यहाँ तक आ गया, और ये जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा नेक्स्ट करिए तो फिर से लूप में जंप कर जाएगा, और फिर से ये तीनों एग्जीक्यूट होगा, फिर से कीजिएगा फिर से लूप में जंप कर जाएगा। तो ये कितनी बार होता रहेगा, 256 बार। तब बोले सर 256 बार आप करके देखें, तो आपको अगर प्रैक्टिकली देखना है तो आप करके देख लीजिए। ऐसे भी 256 ना करिएगा तब भी आप 10-12 बार करके देखिएगा, तो देखिएगा बार बार वही प्रोसेस हो रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये आगे जाके 256 पे आके एंड होगा। करके देखना है तो देखिएगा 256 में जैसे ही जाएगा उसके बाद जाके नेक्स्ट कीजिएगा तो बाहर आ जाएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये करके आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली उसमें। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
कह रहा है टोटल टाइम इलैप्स टू एग्जीक्यूट द बिलो प्रोग्राम इफ इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज 2 मेगाहर्ट्ज। ये इस टाइप का पहला क्वेश्चन मैंने इस पूरे माइक्रोप्रोसेसर में इस टाइप का पहला क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जिसमें ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी किसी भी माइक्रोप्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर का दिया हुआ है। तो मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी अगर दिया रहता है तो आप क्या कर सकते हैं, टाइम निकालने के लिए आपको कहेगा कि कितना टाइम इलैप्स हो रहा है किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से आप टी स्टेट निकालिएगा। टी स्टेट क्या बताएगा, एक क्लॉक साइकिल में कितना टाइम लग रहा है। तो एक क्लॉक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्रोग्राम का टोटल टी स्टेट निकाल लेंगे, कितना टी स्टेट है उसको एक के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी एक के लिए कितना लग रहा है। अगर मान लीजिए 20 टी स्टेट लग रहा है तो 20 टी इंटू एक के लिए कितना टाइम लग रहा है, तो टोटल टाइम निकल जाएगा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो उससे टी स्टेट निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, एफ इक्वल टू होता है टी इक्वल टू होता है 1/f। तो 1/f का मतलब 1/2 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, मेगा है, मेगा हर्ट्ज इसलिए 2 इंटू 10 टू द पावर 6। तो ये कितना हो जाएगा 0.5 माइक्रो सेकेंड। ये हो गया। ये किसका है, यहाँ पे ऊपर में लिख देते हैं, यहाँ पे जाके कि टी इक्वल टू क्या आया मेरे पास 0.5 माइक्रो सेकेंड आ गया। इसको लिख लिया मैंने कि आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था तो ये पता लग गया। एक क्लॉक साइकिल यानी एक टी स्टेट को कंप्लीट होने के लिए जिस भी इंस्ट्रक्शन में एक टी स्टेट लग रहा है उसका मतलब माइक्रोप्रोसेसर कितना टाइम लग रहा है, 0.5 माइक्रो सेकंड लग रहा है। तो अगर मान लीजिए फेच ऑपरेशन है तो उसमें कितना टी स्टेट लगता है, जनरली 4 टी स्टेट लगता है। तो फेच ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगेगा, 4 इंटू 0.5 यानी 2 माइक्रो सेकंड लगेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस प्रोग्राम को, कह रहा है ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए इस प्रोग्राम में भी लूप है तो हमको देखना पड़ेगा लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर लूप एग्जीक्यूट पता हो जाएगा तो उतना टी स्टेट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप आप समझ में आ जाएगा अपने आप। तो सिंपली पहला क्या है आपको MVI A, तो A में क्या मूव कर जाएगा 10H मूव कर जाएगा, ठीक है। ये कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, कितना टी स्टेट इसमें लगेगा, तो ये इमीडिएट वाला है। ये 2 मशीन साइकिल को यूज करेगा, फेच एंड रीड। इसमें कितना टी स्टेट लगेगा, 7 टी स्टेट लगेगा, ये बताया। तो यहाँ सामने में लिख लीजिए इसमें कितना लगेगा, 7 टी स्टेट लगेगा, लिखा गया। आगे चलते हैं। DCR A के कंटेंट को घटाना है, ठीक है। DCR मतलब क्या है, A के कंटेंट मालूम है, यानी INR DCR का मतलब मालूम है, ये रजिस्टर के कंटेंट को घटाना हुआ 1 से। ये घटाइएगा 10 को घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा बताइए, तो 9 हो जाएगा। 10 है तो एक घटेगा 9 हो जाएगा, है ना। हेक्साडेसिमल है, बार बार मैं बोलता हूँ ये हेक्साडेसिमल याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा 0F, ठीक है, 0F हो जाएगा। अगला क्या आ रहा है, अगला इंस्ट्रक्शन में कह रहा है नो ऑपरेशन, थोड़ा वेट कर लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि जंप इफ नो जीरो, मतलब कहने का मतलब फिर से वही वाला जो ऊपर वाला केस है, सेम केस नीचे भी आ गया। क्या कह रहा है कि कब तक जंप करते रहिए, जब तक आपका 0 फ्लैग 1 ना हो जाए। 0 फ्लैग 1 कब होगा, जब तक आपके एक्यूमुलेटर का कंटेंट 0 ना हो जाए, यानी तब तक जंप करते रहिए जब तक आपका एक्यूमुलेटर का कंटेंट 0 ना हो जाए। अभी क्या है 0F है, ये आया 0F, यानी कि पहली बार जब एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ तक आ गया तो 0F हो गया। फिर पहला जंपिंग हुआ यहाँ पे, दूसरी बार में आएगा तो क्या हो जाएगा 0E आ जाएगा। तीसरी बार में 0E हो गया, तीसरी बार में क्या आएगा आपको 0D आएगा। फिर क्या होगा 0, फिर कितना होगा 0D के बाद C, फिर 0B, फिर 0A, फिर 0.9, फिर 0.8, फिर 0.7, सो चलता रहेगा। 0 पे जाके रुक जाएगा, रुकेगा ना। तो ये कितनी बार ये लूप जंप करेगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। ये कितनी बार जंप करेगा, कहाँ से स्टार्ट है 10 से स्टार्ट है। तो पहली बार में आया 0F यानी 15, फिर उसके बाद क्या होगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो कितनी बार ये लूप एग्जीक्यूट होगा उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा। ये आप अपने माइंड से सोच कर थोड़ा सा यहाँ पे बताइए। 1 मिनट मैं रुक जाता हूँ, थोड़ा आप सोचिए और थोड़ा सा सोच के बताइए कितनी बार हो सकता है। हो सकता है नहीं हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कितनी बार होगा तो आप क्या कीजिएगा, सिंपली 10 से शुरू कीजिएगा लिखना, 10, फिर 0F, फिर क्या हो जाएगा 0E, फिर 0D, फिर 0C, फिर 0B, फिर 0A, फिर 0.9, फिर 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1। तो अब काउंट कीजिएगा यहाँ से, तो 1 से 9 तक तो आपको क्या हो गया, और उसके बाद 0 लास्ट यहाँ पे आने के बाद टर्मिनेट करेगा। 0 होने के बाद तो ये टर्मिनेट कर जाएगा। तो जब भी देखिए सिंपली अभी हम बात कर रहे हैं कितनी बार लूप एग्जीक्यूट होगा, सिर्फ यही बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे, 0 जैसे ही आएगा तो लूप टर्मिनेट कर जाएगा, लूप आगे फिर नहीं होगा। तो लास्ट वाले में क्या होगा, सिर्फ लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, बाकी क्या होगा 15 बार, यानी यहाँ से ऊपर तक काउंट कीजिएगा तो 15 हो जाएगा। तो 15 बार आपको लूप एग्जीक्यूट होगा, यानी 15 बार ये लूप में जाएगा और एक 16वां बार में ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यही होगा, 15 बार क्या होगा लूप एग्जीक्यूट होगा और 16वां बार में ये क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो सिंपली देखिए जंप का एक कंडीशन, इसमें टी स्टेट हमको निकालना है। तो ये बताइए कि DCR में कितना टी स्टेट लगेगा, तो ये 4 टी स्टेट लगेगा, मालूम है ऑपकोड फेच है सिंपली और कुछ नहीं है। इसमें नॉप में कितना लगेगा, तो इसमें भी 4 टी स्टेट लगेगा और कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये क्या है
जंप विथ नो जीरो टू लूप, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है तभी ना ये लूप में जंप कर रहा है, बार बार सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि जब देख रहे हैं हम लोग एक्यूमुलेटर का कंडीशन जीरो नहीं हुआ, बार बार ये लूप में जंप कर रहा है, ऐसे ही हो रहा है, यही प्रोसेस हो रहा है। तो जब जंप का कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो कितना टी स्टेट लगता है, तो याद होगा आपको 10 टी स्टेट लगता है जब जंप का कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो, और जब जंप का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तो कितना लगता है, 7 टी स्टेट लगता है, ये मालूम है। तो 15 बार तो जंप का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो ये क्या है, ये लूप कितनी कितनी बार जंप करेगा, देखिए ये वाला कितनी बार आएगा, एक बार में, पहली बार में 15 बार कौन कौन एग्जीक्यूट होगा, कौन कौन इंस्ट्रक्शन 15 बार एग्जीक्यूट होगा, तो ये बार बार यहाँ से जंप करके यहाँ जा रहा है, यानी इतना जो इंस्ट्रक्शन है इसके बीच में ये 15 बार एग्जीक्यूट होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार एग्जीक्यूट हो रहा है तो 40 ले रहा है, कौन, डीसीआर जब एक बार एग्जीक्यूट हो रहा है तो 40 ले रहा है, नॉप एक बार एग्जीक्यूट हो रहा है तो 40 ले रहा है, और जंप एक बार एग्जीक्यूट हो रहा है 10 ले रहा है, तो ये तीनों क्या है 15 बार एग्जीक्यूट होगा, तो ये भी 15 बार मल्टीप्लाई होगा, ये भी 15 बार मल्टीप्लाई होगा, ये भी 15 बार मल्टीप्लाई होगा ना। 70 क्या है, सिर्फ मूव जो है ऊपर में एक बार एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये क्या है एक ही बार में एग्जीक्यूट हो रहा है, ये तीनों क्या 15 बार एग्जीक्यूट हो रहा है, और एक बार क्या हो रहा है कंप्लीटली, जब आपका यहाँ से यहाँ तक है उसमें पूरा क्या हो रहा है, सिंपली एक बार जब लास्ट में एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये 70 ले रहा है, तो 70 वाले में क्या हो जाएगा, जब ये बात करेंगे, पहले इतना बात क्लियर समझ में आया कि क्या हो रहा है, 15 बार एग्जीक्यूट हो रहा है, तो क्या 16वां बार में ये लूप से बाहर निकल जाएगा, 16वां बार में जब ये लूप से बाहर निकल जाएगा तो आपका टी स्टेट क्या हो जाएगा, इसका टी स्टेट कितना लगेगा, 70 स्टेट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, आई होप यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल सा मैंने लॉजिक बताया। हाँ, तो टोटल टी स्टेट अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, सिंपली पहले हम लोग देखा क्या कि 7 टी स्टेट किसके लिए लगा है, तो 7 टी स्टेट लगा है आपके मूव इंपोर्टेशन के लिए, ओके। उसके बाद क्या लगा है, 15 टी स्टेट कितनी बार लग रहा है, सॉरी 15 टी स्टेट नहीं बल्कि कितना, ये वाला जो लूप है ये 15 बार एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसमें टोटल टाइम कितना लग रहा है, देखिए तो कितना टाइम लग रहा है टोटल, 4 4 8 और 10 18 टी स्टेट हो गया, 18 को हम लोग क्या करेंगे 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया जब 15 बार ये एग्जीक्यूट होगा। लास्ट में क्या होगा, जब जीरो यहाँ पे जब 0 1 आ चुका होगा तो ये जैसे ही डिक्रीज करेगा डीसीआर से, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब ये कंडीशन क्या हो जाएगा, जंप विद नो जीरो वाला जो कंडीशन है कि एक्यूमुलेटर का कंडीशन जब तक नॉन जीरो रहेगा तब तक लूप में जंप करो, तो ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि लूप से ये बाहर आ जाएगा, तो लूप से बाहर आ जाएगा तो कितना टी स्टेट लगेगा, 7 टी स्टेट लगेगा। तो लास्ट वाले स्टेट में क्या है, तो इसका 40 तो लगेगा, इसका भी 40 लगेगा, लेकिन लास्ट वाला जंप वाला कंडीशन में क्या लगेगा 70 लगेगा, 10 टी की जगह 70 लगेगा, तो ये कितना होगा 4 4 8 और 7 8 7 15 टी यहाँ पे लगेगा। तो टोटल टाइम कितना लगा, अब चलते हैं हम लोग टोटल टाइम कैलकुलेट करने के लिए कि टोटल टी स्टेट कितना लगा, तो सिंपली हम एक लाइन में लिखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद हम लोग टोटल टी स्टेट निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले 7 टी लगेगा किसके लिए, पहला बार जब मूव इमीडिएट के लिए हुआ, ठीक है, और उसके बाद लूप का जंपिंग हुआ, तो लूप में क्या हो रहा है कितना टाइम लग रहा है भाई, तो लूप में लग रहा है 4 टी किसके लिए लगा, डीसीआर के लिए, फिर 4 टी किसके लिए लगा, नॉप के लिए, और किसके लिए लगा 10 टी किसके लिए लगा, 10 टी लगा आपको जंप के लिए जब कंडीशन सेटिस्फाई था, ये कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ 15 बार, ठीक है। और उसके आगे क्या हो जाएगा, एक बार और लूप एग्जीक्यूट होगा लास्ट में, वो लूप किसके लिए एग्जीक्यूट होगा, जब आपका जंप कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा और लूप से बाहर निकल जाएंगे, यानी प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट कर जाएगा। तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, लास्ट वाला कितना टाइम लगेगा, तो लास्ट वाला टाइम लगेगा कितना 4 टी स्टेट डीसीआर के लिए, 4 टी स्टेट नॉप के लिए, और जंप के लिए कितना लगेगा 7, तो ये है लास्ट ऑफ, यानी लास्ट बार जब एग्जीक्यूट होगा तो उसमें क्या होगा, जंप कंडीशन जब सेटिस्फाई नहीं होगा तब इतना टाइम लगेगा। इसमें क्या है, जंप कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है तब इतना टी स्टेट लगा, और ये क्या है सबसे पहला मूव इमीडिएट, ये तो पहला बार एक ही बार होगा, ये एक बार होगा, लेकिन ये बार ये क्या होगा 16 बार होगा टोटल, जिसमें 15 बार जंप कंडीशन सेटिस्फाई होगा, 15 बार जंप कंडीशन सेटिस्फाई होगा, और एक बार जंप कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, तो आप टोटल टाइम जोड़ लीजिए, तो टोटल टाइम जोड़िएगा तो आएगा 292 टी स्टेट। सर आप जोड़ कैसे लेते हैं, जोड़ लीजिए, सिंपली जोड़िएगा तो 18 हो जाएगा, 18 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इवन फिर उसका 4 4 8 8 7 15 हो जाएगा, 15 7 22 हो जाएगा, और कैलकुलेट 292 टी स्टेट आएगा। तो ये टी स्टेट आ गया। अब टाइम कितना लगा, तो एक टी स्टेट के लिए लगता है 0.5 माइक्रो सेकेंड, तो 292 टी स्टेट के लिए कितना लगेगा, तो इसको क्या करेंगे 292 इंटू 1/2 इन होगा, यानी 0.5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना 1 4 और कितना हो जाएगा 6 146 माइक्रो सेकेंड लगेगा। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 146 माइक्रो सेकेंड, इतना टाइम लगेगा इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छा लगा हो और काफ़ी अच्छे से समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो एक दो बार और देखिए। सिंपली क्या है, ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा था टोटल, तो टोटल 16 बार एग्जीक्यूट हो रहा था, जिसमें 15 बार कंडीशन जंप का सेटिस्फाई हो रहा था और एक बार जंप का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, जिसके बाद प्रोग्राम क्या हो रहा है टर्मिनेट हो जा रहा है। तो
हम लोगों ने क्या किया, 15 बार जंप कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो उसमें 10 टी स्टेट लेके मल्टीप्लाई किया टोटल को, और एक बार सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसमें 70 स्टेट लेके चले। और इसी तरह से हम लोग क्या किया, टोटल टाइम को, टोटल टी स्टेट को कैलकुलेट किया। टोटल टी स्टेट मालूम हो गया तो उसको क्या किया, 1 टी स्टेट के लिए कितना टाइम लगता है वो पता है, तो हम लोग क्या किया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपली हम लोग रिजल्ट पे पहुंच गए थे। 146 माइक्रोसेकंड टाइम लग रहा था माइक्रोप्रोसेसर को इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में। तो आई होप ये आपको टॉपिक काफ़ी अच्छा लगा हो और काफ़ी अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।